आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की उस मशहूर ज़माना और मुतनाज़िया किताब पर, ताकत के 48 कवानीन। अच्छा, ये एक ऐसी किताब है ना जिसे कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी संवारने का ज़रिया समझते हैं और कुछ इसे दूसरों को काबू में करने का एक ख़तरनाक हथियार। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में, चलें मिलकर देखते हैं। दानिश कुतुब में खुशामदी। कुछ लोगों के लिए रहनुमाई तो कुछ के लिए एक हथियार। बिल्कुल, पावर एक गेम है और ये किताब उसकी रूल बुक है। ये किताब एक तरफ तो खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है, तो दूसरी तरफ ये दूसरों पर कंट्रोल हासिल करने का मैनुअल भी है। असल में ये हमें सिखाती है कि इंसान की फितरत कितनी गहरी है और इस ताकत के खेल में अपनी पोजीशन कैसे मजबूत की जाए। तो आज के इस सफर में हम कहां जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ताकत के वो कौन से उसूल हैं जिन पर बात नहीं होती। फिर हम समझेंगे कि अपनी पब्लिक इमेज को कैसे मास्टर किया जाए, दोस्तों और दुश्मनों की इस पेचीदा दुनिया में कैसे चलना है, और हाँ, धोखे के फन पर भी बात होगी। आखिर में हम कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज देखेंगे और इस बात पर गुफ्तगू खत्म करेंगे कि पावर का असल पैराडॉक्स क्या है। चलें जी, शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी ताकत के वो उसूल जो लिखे नहीं होते। यही वो बुनियाद है जिस पर असर और रसूख की इमारत खड़ी होती है। कानून नंबर 4, ये बहुत सादा लेकिन गहरा है। हमेशा जरूरत से कम बोलें। देखें, जो लोग पावर में होते हैं ना, वो खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे वो ज्यादा पुरअसरार और समझदार लगते हैं। एक बात याद रखनी की है, आप जितना कम बोलेंगे आपके लफ्जों में उतना ही वजन होगा। ज्यादा बोलने से क्या होता है, एक तो कोई बेवकूफी की बात मुंह से निकल सकती है और दूसरा आपके असल इरादे सबके सामने आ जाते हैं। इसकी एक जबरदस्त मिसाल तारीख से मिलती है। फ्रांस का बादशाह था लुई 14। उसके वजीर घंटों बहस करते रहते थे और वो आखिर में सिर्फ इतना कहता था, मैं देखूंगा, बस। अब इस छोटे से जवाब से होता यह था कि सारे वजीर अंदाजे लगाते रह जाते थे और इसी चक्कर में बादशाह का रोब और दबदबा बढ़ता जाता था। किसी को पता ही नहीं होता था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, जब तक कि वो खुद कोई फैसला ना कर ले। और ये कम बोलने वाला असूल सीधा जुड़ता है एक और कानून से। कानून नंबर 3, अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें। सोचें जरा, अगर आपके मुखालिफ को पता ही ना हो कि आपका असल टारगेट क्या है, तो वो तो अंधेरे में ही रहेगा ना। वो अपना दिफा कैसे करेगा जब उसे यही नहीं मालूम कि वार कहां से होने वाला है। इसकी बेहतरीन मिसाल है ओटो वॉन बिस्मार्क। सबके सामने तो वो ऑस्ट्रिया के साथ अमन की बातें करता था ताकि बादशाह खुश रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका असल मंसूबा था खून और लोहे की ताकत से जर्मनी को एक करना। तो उसने क्या किया, अमन का ड्रामा चलता रहा और दूसरी तरफ वो अपनी फौज को मजबूत करता रहा। और फिर जब वो पूरी तरह तैयार था, उसने जंग छेड़ दी और जर्मनी को मुतहिद करके ही दम लिया। अपने असली इरादों को छुपाकर उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। चलें अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, अपनी पब्लिक इमेज को मास्टर करना। और यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, जो दिखता है वही बिकता है। मतलब परसेप्शन ही रियलिटी है। पावर के इस खेल में आपकी रेपुटेशन, आपकी साख ही आपका सबसे बड़ा सरमाया है। कानून नंबर 1, ये एक वार्निंग है। कभी अपने बॉस से आगे निकलने की कोशिश मत करें। इसको समझने के लिए 2 कहानियां सुने। एक तरफ था निकोलस फोके, फ्रांस का वजीर खजाना। उसने इतनी जबरदस्त पार्टी दी कि बादशाह लुई 14 को खुद से कमतर महसूस होने लगा। उसकी अनाहर्ट हो गई। नतीजा, फोके को जिंदगी भर के लिए जेल हो गई। दूसरी तरफ थे गैलीलियो। उन्होंने मुश्तरी के चांद दरियाफ्त किए और सारा क्रेडिट ताकतवर मेडिची फैमिली को दे दिया। अपनी कामयाबी को उनकी शान से जोड़ दिया। और इनाम क्या मिला? शाही दरबार में मैथमेटिशियन की नौकरी और रिसर्च के लिए ढेर सारा पैसा। आपकी रेपुटेशन, यही आपकी असल ताकत है। इसीलिए कानून नंबर 5 कहता है कि उसकी हिफाजत अपनी जान की तरह करें। एक मजबूत साख, यूं समझें कि ऐसा हथियार है जो आपको मैदान में उतरे बगैर ही जंग जितवा देती है। एक बार ये बन गई ना, तो फिर ये खुद आपके लिए काम करती है। दुश्मनों के दिल में खौफ बिठाती है और दोस्तों को भरोसा दिलाती है। चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट यूके लियांग की कहानी तो कमाल है। जरा तसव्वुर करें, सामने एक बहुत बड़ी फौज है और आपके पास मुट्ठी भर सिपाही। उसने क्या किया? उसने शहर के दरवाजे खुलवा दिए और खुद दीवार पर बैठकर आराम से सितार बजाने लगा। उसकी रेपुटेशन एक शातिर और मेहतात दिमाग वाले स्ट्रैटेजिस्ट की थी। दुश्मन जनरल सीमा यी ने जब ये मंजर देखा तो उसने सोचा कि ये यकीनन कोई चाल है और वो अपनी पूरी फौज लेकर पीछे हट गया। यूके लियांग ने सिर्फ अपनी रेपुटेशन के दम पर जंग जीत ली। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो कि जाती और प्रोफेशनल रिश्तों की पेचीदगियों के बारे में है, यानी दोस्तों और दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। कानून नंबर 2, ये थोड़ा मुतनाज़ा है लेकिन बहुत अहम है। दोस्तों पर कभी भी हद से ज्यादा भरोसा ना करें।
किताब ये कहती है कि दोस्त अक्सर हसद की वजह से धोखा दे जाते हैं। इसके मुकाबले में एक पुराना दुश्मन ज्यादा काबिल एतबार साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। वो आपका एतमाम जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। इसकी एक बड़ी दर्दनाक मिसाल है बाज़ेंतीनी एम्परर माइकल III की। उसने अपने एक दोस्त बासिलियस, जो कि एक मामूली घोड़ों के इस्तबल का मुलाजिम था, उसे सब कुछ दिया, ताकत, पैसा, तालीम। और बासिलियस ने क्या किया? उसी दोस्ती का फायदा उठाया, अपना असर रसूख बढ़ाया और आखिर में अपने ही दोस्त शहंशाह को सोते में कत्ल करके खुद तख्त पर बैठ गया। माइकल ने दोस्ती पर भरोसा किया और बदले में उसे मिली गद्दारी। रिश्तों की बात हो रही है तो एक और खतरनाक कानून सुने। कानून नंबर 10, नाखुश और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। इसके पीछे आइडिया है इन्फेक्शन का। जैसे कोई बीमारी फैलती है ना, बिल्कुल वैसे ही मनफी और परेशान हाल लोग अपनी बदकिस्मती और नेगेटिविटी अपने आसपास के लोगों में फैलाते हैं। उनकी परेशानियां आपको भी अपनी लपेट में ले सकती हैं। लोला मॉन्टेज की कहानी तो इस कानून की एक जीती जागती मिसाल है। 19वीं सदी की एक डांसर, जिससे भी वो जुड़ी, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। एक न्यूज़पेपर एडिटर उसकी वजह से एक लड़ाई में मारा गया। बवेरिया का बादशाह उसके चक्कर में पड़कर अपना तख्त गुनवा बैठा। एक आर्मी ऑफिसर उसके साथ भागा, अपना कैरियर तबाह किया और गुर्बत में मरा। ये एक जहरीला ट्रैक रिकॉर्ड था। जो भी उसके करीब आया बर्बाद हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ ऐसे कवानीन की जो थोड़े मैनिपुलेटिव हैं। चौथा हिस्सा, द आर्ट्स ऑफ डिसेप्शन, यानी धोखे का फन। ये उस बारे में है कि सीधी लड़ाई के बजाय नफ्सियाती चालों से अपने मकासद कैसे हासिल किए जाएं। कानून नंबर 7, काम दूसरों से करवाओ लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। इसकी सबसे क्लासिक मिसाल है थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की। टेस्ला एक जीनियस इन्वेंटर था जिसने एडिसन के लिए काम करते हुए कमाल की टेक्नोलॉजीज बनाई, लेकिन एडिसन पब्लिसिटी का मास्टर था। वो हमेशा टेस्ला की मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेता था। हुआ क्या? एडिसन अमेरिका का लेजेंड बन गया और टेस्ला गुमनामी और गुर्बत में मर गया। एडिसन के धोखे का अंदाजा इस बात से लगाएं, उसने टेस्ला से वादा किया था कि अगर वो उसके जनरेटर्स को रीडिज़ाइन कर दे तो उसे $50,000 मिलेंगे, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। टेस्ला ने दिन रात एक करके काम पूरा किया और जब उसने पैसे मांगे तो एडिसन ने मजाक में टाल दिया, कहा कि तुम अमेरिकी मजाक नहीं समझते। वो पैसे कभी नहीं दिए गए। अब आते हैं कानून नंबर 9 पर। बहस से नहीं, अपने एक्शन से जीतो। माइकल एंजेलो की कहानी इसके लिए परफेक्ट है। फ्लोरेंस के मेयर ने कहा कि उसके मशहूर ज़माना मुजस्समे डेविड की नाक थोड़ी बड़ी है। अब माइकल एंजेलो उससे बहस कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप एक छीनी और थोड़ी सी मार्बल की धूल लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया। उसने नाक को छुए बगैर सिर्फ उसे ठीक करने का ड्रामा किया और धूल नीचे गिराई। मेयर ने नीचे से देखा, उसे लगा कि नाक ठीक हो गई है। वो खुश हो गया और तारीफ करने लगा। माइकल एंजेलो ने बहस किए बगैर सिर्फ एक एक्शन का दिखावा करके अपना पॉइंट भी साबित कर दिया और मेयर की अना को भी बचा लिया। चलें, अब हम अपने आखिरी स्ट्रेटेजिक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, गलबे के लिए एडवांस स्ट्रेटजीज। ये लॉन्ग गेम के बारे में है, लंबी मुद्दत में कामयाबी कैसे हासिल की जाए। कानून नंबर 29 हमें याद दिलाता है कि हमेशा आखिर तक का प्लान बनाओ। बहुत से लोग मैदान जंग तो जीत जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जीत के बाद करना क्या है। याद रखें, फतह का कोई फायदा नहीं अगर आपके पास इसके बाद का कोई प्लान ना हो। एक वाज़ेह एंड गोल ही आपको छोटी छोटी कामयाबियों में खो जाने से बचाता है। हनीबाल बारका की मिसाल बिल्कुल यही है। एक ऐसा शानदार जनरल जिसने रोमियो को हर जंग में हराया, लेकिन उसके पास कोई एंड गेम नहीं था। उसने बेशुमार जंगें जीती, लेकिन वो इटली में ना कोई इत्तेहादी बना सका, ना अपनी फौज के लिए सप्लाई का कोई इंतजाम कर सका। आखिर में क्या हुआ? वो जंग हार गया और उसे मुल्क से निकाल दिया गया। उसकी छोटी छोटी जीतें उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी को नहीं बचा सकीं। और ये सब हमें लाता है आखिरी कानून की तरफ। कानून नंबर 48, बेशक्ल हो जाओ। ब्रूस ली का वो मशहूर कॉल है ना, बी वाटर माय फ्रेंड। ये कानून बिल्कुल वही है। पावर की सबसे बड़ी शक्ल है लचकदार होना, अनप्रिडिक्टेबल होना, बिल्कुल पानी की तरह जो किसी भी बर्तन में ढल जाता है। अगर आप बेशक्ल हैं तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने इख्तिताम पर, पावर का पैराडॉक्स। इन तमाम कानूनों को समझने के बाद एक सवाल जहन में आता है कि ये किताब आखिर है क्या, एक गाइड बुक या एक वार्निंग? ये किताब हमें एक बहुत अहम सवाल के सामने ला खड़ा करती है। क्या ये किताब जालिम हुक्मरानों के लिए एक मैनुअल है या फिर इस सख्त दुनिया में सर्वाइव करने के लिए एक टूल किट?
क्या ये सारे कानून इखलाकी तौर पर गलत हैं या ये सिर्फ इंसानी फितरत की वो कड़वी सच्चाई दिखाते हैं जिसे समझे बगैर जिंदा रहना मुश्किल है? इसका जवाब शायद हर एक के लिए अलग है। अगर इन हिकमत अमलियों ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया है और अगर आप अपनी ज़िंदगी में पावर डायनामिक्स को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस जायज़े को लाइक करें, दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया।